हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 28 से। सेक्शन नंबर 28 बात करता है दैट एग्रीमेंट्स इन डिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स विल बी वॉइड। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बोला गया है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ए कोर्ट में आ ही नहीं सकता है, किसी भी कोर्ट में आ नहीं सकता है अगर देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है इट विल बी वॉइड बिकॉज आप किसी भी पार्टी को ये चीज के लिए डिस्ट्रेन नहीं कर सकते हो कि आप अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए किसी भी कोर्ट में जा ही नहीं सकते। यू कैन नॉट से दैट। आप एक लीगल रेमेडी किसी भी पार्टी से नहीं छीन सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए एंड बी है, इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पार्टीज को 2 दिन के अंदर अंदर ही कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन को या फिर सूट को डालना पड़ेगा। अब ये जो एग्रीमेंट है ये भी वॉइड है बिकॉज लिमिटेशन एक्ट जो है वो 3 साल देते हैं आपको। लिमिटेशन एक्ट विल गिव यू 3 years टू फाइल अ सूट और आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ये बोल रहे हो कि 2 दिन ही आपके पास। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट एनी लॉ दैट इज इन फोर्स। ओके, तो यू कैन नॉट मेक सच एग्रीमेंट्स। हाँ, लेकिन इसके जो एक्सेप्शन नंबर 1 और 2 है वो इंपॉर्टेंट है इवन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये बोलते हैं कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात बोली गई है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तब उस केस में पार्टीज आर्बिट्रेशन अपने मैटर को लेके जाएगी। वो किसी कोर्ट में नहीं लेके जाएगी मैटर को, वो आर्बिट्रेशन में लेके जाएगी। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड है इवन तो आप इसमें रिस्ट्रेन कर रहे हो पार्टीज को कि वो किसी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकती, बट स्टिल आप आर्बिट्रेशन का क्लॉज तो लगा रहे हो ना, एंड दैट इज ऑलवेज प्रेफरेबल। कोर्ट हमेशा आर्बिट्रेशन को प्रेफर करेगा बिकॉज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा, उस केस में पार्टीज का भी टाइम बचेगा और कोर्ट का भी टाइम बचेगा। ओके, तो दिस इज अलाउड। तो हमको ये चीज याद रखनी है कि एक्सेप्शन नंबर 1 और 2 के अंडर ही, उसके अंडर ही ये गिवन है कि आर्बिट्रेशन के जो क्लॉजेस हैं वो सेव्ड है फ्रॉम दिस सेक्शन नंबर 28। अब ये जो आर्बिट्रेशन एक्सेप्शन 1 और 2 में बस यही डिफरेंस है कि एक्सेप्शन नंबर 1 में ये बोला गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था ना उसी टाइम पार्टीज ने आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट और आर्बिट्रेशन का जो क्लॉज है उसी टाइम डाल दिया था। लेकिन एक्सेप्शन 2 तब अराइज होगा जब पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट ऑलरेडी अराइज हो चुका है एंड उसके बाद जो है पार्टीज डिसाइड करती है कि हम इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन 1 में डिस्प्यूट अभी अराइज नहीं हुआ था, उससे पहले ही पार्टीज ने डिसाइड कर लिया था कि वो कोई भी डिस्प्यूट आगे आएगा तो उसका आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 28 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 29 पे। ये एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके वर्डिंग्स अगर क्लियर नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की वर्डिंग्स क्लियर नहीं है, वो ये नहीं बता पा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, देन इन दैट केस दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड बिकॉज वो बड़ा अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट है। इसका आप इलस्ट्रेशंस पढ़ोगे देन इट विल वेरी क्लियर कि सेक्शन नंबर 29 जो है वो क्या बोलना चाहता है। इसका फर्स्ट देखते हैं हम। A agrees to sell to B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty. यानी कि इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं 100 टन ऑयल बेचूंगा आपको, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, कौन सा ऑयल है, ये चीज मेंशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में। और बी के पास फॉर एग्जांपल बहुत टाइप, काफी सारे टाइप के ऑयल है, कौन सा ऑयल वो बेचेगा, अब यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ओके, अब हम आते बी पे। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल ऑफ अ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन नोन एज एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स। देयर इज नो अनसर्टेनिटी हियर। तो यानी कि अगर आप बता दोगे कि किस टाइप का ऑयल आपको चाहिए, सपोज हमने बोला कि हमको सनफ्लावर ऑयल चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है एंड ए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। C, A, who is a dealer in a coconut oil only, agrees to sell B 100 tons of oil. अब यहाँ पे जो A है
वो सिर्फ कोकोनट ऑयल ही बेचता है, सिर्फ कोकोनट ऑयल ही वो बेचता है। और अगर बी बोलते हैं कि मेरे को आप 100 टन ऑफ ऑयल दो, तो ये हम मान लेंगे कि वो कोकोनट ऑयल ही मांग रहा है, बिकॉज ए के पास कोई दूसरा टाइप ऑफ ऑयल तो है ही नहीं। एंड ऐसा अगर होगा देन इट विल नॉट बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब आते हैं हम डी पे, इसको कंप्लीट करते हैं। ए एग्रीज टू सेल बी ऑल द ग्रेन इन माई ग्रैनरी एट रामनगर। देयर इज नो अनसर्टेनिटी हियर टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा कॉन्ट्रैक्ट है कि जितनी भी ग्रेनरी पड़ी है उसके रामनगर वाले, जितना भी ग्रेन पड़ा उसके रामनगर वाले ग्रेनरी में, वो सारा का सारा जो है हमारा ए बी लेना चाहता है। यहाँ पे कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, दैट इज वाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ई पे आते हैं अब हम। ए एग्रीज टू सेल बी 1000 मॉन्स ऑफ राइस एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सी। ओके, अब यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे। एज अ प्राइस इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, देयर इज नो अनसर्टेनिटी हियर टू मेक द एग्रीमेंट वॉइड। अब यहाँ पे ये चीज उन्होंने पहले डिसाइड कर ली है कि जो भी चावल का प्राइस होगा वो सी डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे एकदम चीज क्लियर है कि जो भी सी अमाउंट बोलेगा वो ही एग्रीमेंट होगा, उसी प्राइस पे चावल बेचे जाएंगे। ओके, एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। यहाँ पे कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। एफ, ए एग्रीज टू सेल टू बी माई वाइट हॉर्स फॉर ₹500 और ₹1000। अब यहाँ पे दो प्राइस दिए हुए हैं, अनसर्टेनिटी है 500 रुपए की 1000 रुपए, और यहाँ पे ये चीज भी नहीं लिखी गई है कि ये जो प्राइस है ये फिक्स कौन करेगा, ये चीज भी क्लियर नहीं है। एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। आपको एक सिंगल चीज लिखनी चाहिए कि हाँ मैं आपको 500 रुपए में ये चीज बेचूंगा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, ऊपर वाले में देखा था आपने कि जो सी बोल रहा था वो लास्ट में माना जाएगा। यहाँ पे क्लियर था कि एक बंदा अथॉरिटी रखता है ऐसी, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई भी अथॉरिटी किसी भी पर्सन को नहीं दी गई है एफ में। अगर यहाँ पे भी लिखा होता कि सपोज सी एक बंदा है, वो डिसाइड करेगा कि 500 रुपए या फिर 1000 रुपए में वो चावल बेचे जाएंगे, अगर ऐसा कुछ होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होता। बट यहाँ पे किसी भी पर्सन को ये अथॉरिटी नहीं दी गई है, दैट इज व्हाट विल बी वॉइड। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 30 पे। ये बोलता है कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। जहाँ पे सट्टेबाजी के एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दैट दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। यू कैन नॉट प्लेस बेट्स इन ओपन। ओके, इसको हम रीड करते हैं एक बार, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। ये बोलते हैं दैट एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager or interest to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made. For example, A and B है हमारे, इन्होंने सट्टा लगाया था कि फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर क्रिकेट मैच में कोहली 100 रन मारेगा। अगर वो 100 रन मारेगा तो ए जो है बी को 100 रुपए देगा, अगर नहीं मारेगा तो बी देगा 100 रुपए उसको। अब 100 वो मार देता है कोहली उस मैच में, अब यहाँ पे 100 रुपए देने पड़ेंगे ए को टू बी, बट वो नहीं देता है। अब क्या यहाँ पे बी कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि मेरे को 100 रुपए ए ने देने थे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस। बी यहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकता बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ए और बी के बीच में सट्टेबाजी का, ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड था और इसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ओके, तो यही होते वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। एक अनसर्टन इवेंट था एक, अब कोहली मारेगा 100 या नहीं मारेगा इस चीज के बारे में कोई नहीं बता सकता था बिफोर दैट मैच। दैट इज व्हाई इट वाज एन अनसर्टन इवेंट एंड इसमें जो सट्टेबाजी हुई है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन गिवन है हमें जो कि हमको याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बोला गया है that this section shall not be deemed to render unlawful a subscription or contribution or agreement to subscribe or contribute made or entered into for or towards any paid price or sum of money of the value or amount of 500 rupees
or upwards to be awarded to the winner or winners of any horse race. यानी कि अगर कोई हॉर्स रेस हो रही है, उसके ऊपर किसी घोड़े पे किसी ने पैसे लगाए हैं, ठीक है, 500 या 500 रुपए से ऊपर का वो ट्रांजैक्शन है, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड नहीं होगा. बेसिकली हॉर्स रेसिंग पे एक तरह से जो सट्टेबाजी है अलाउ कर दी गई थी पहले के टाइम पे. ओके, अब ये क्यों करी होगी? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो हॉर्स रेसिंग में उस टाइम काफी सारे पैसे लगाते थे, एंड अगर वो ही उन ट्रांजेक्शन्स को भी अवॉइड करते थे, then it would have caused a certain level of anger amongst the British population. Okay, तो उस एंगर से बचने के लिए ये जो एक्सेप्शन है इसको डाल दिया गया था. इसका और कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज हॉर्स रेसिंग भी तो एक टाइप का सट्टेबाजी है, उसको अलाउ कैसे कर सकते हो? ओके, बट स्टिल दिस इज द मेन रीजन कि उसको क्यों अलाउ किया गया था, टू अपीज द ब्रिटिश पीपल. अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, जो कि बात करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. अब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. वो ये डिफरेंस है दैट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड. लेकिन अगर आपको जानना है कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो ये चीज जानना थोड़ा सा मुश्किल है. बिकॉज नॉर्मली वेजरिंग और कंटिंजेंट दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स काफी ज्यादा सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस तो होना ही चाहिए ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि वेजरिंग कौन सा है, कंटिंजेंट कौन सा है. तो इसका यही छोटा सा डिफरेंस है कि जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें पार्टीज का कुछ पर्सनल स्किल या फिर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्सनल स्किल या पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है. सपोज ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इंडिया जीतेगी तो ए को 100 रुपए मिलेंगे, एंड इंडिया हारेगी तो ए जो है बी को 100 रुपए देगा. अब यहाँ पे ए और बी का कोई पर्सनल स्किल या फिर उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया. बट इसी की जगह अगर आप एक ड्रीम 11 का सिचुएशन लो, वहां पे जो है पार्टीज खुद की टीम पूरी की पूरी बनाती है, खुद के थोड़े से स्किल्स को जो है वो इन्वॉल्व करती है, मैच के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह निकालती है एंड अपनी एक टीम को वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसके बेसिस पे उनको पॉइंट्स मिलते हैं. अब यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है देखो आप वेजरिंग और कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट में, पर ड्रीम 11 में अगर आप जो टीम बना रहे हो उस पर वो जीतती है तो आपको पैसे मिलते हैं, तो वो वैलिड होता है एंड दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ. ओके, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हमें समझा गया है. डिफरेंस इसमें ये है कि आपने एक स्किल्स थोड़ी सी अपनी इन्वॉल्व करी है इन ड्रीम 11, बट अगर सट्टा खेल रहे हो प्रॉपर कि इंडिया हारेगा जीतेगा, उसमें आपकी कुछ पर्सनल स्किल्स एज सच इन्वॉल्व नहीं होती हैं. ओके, तभी आप देखोगे कि ड्रीम 11 का टैगलाइन भी यही है कि वो पहले एक ऐड आती थी, धोनी की ऐड थी, वो उसमें ये बोलते थे कि खेलो दिमाग से. उनकी टैगलाइन ही ये थी. इन्होंने वो इसलिए ही बनाई थी ताकि सरकार ये ना बोले कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, सट्टेबाजी कॉन्ट्रैक्ट और ये वॉइड है. इस चीज से बचने के लिए टैगलाइन उन्होंने बनाई थी उस टाइम पे. ओके, बिकॉज अगर दिमाग से खेल रहे हो आप, देन इट विल बी अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अब हम इसका सेक्शन नंबर 31 पढ़ते हैं. ये बोलते हैं अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen. इसका एक illustration बढ़ते हैं, then it will be very clear. A contracts to be rupees 10,000 if B's house is burnt. This is a contingent contract. अब B का जो घर है जरूरी नहीं है कि वो इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है, क्या पता वो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब उसका जो घर है वो उसको वैसे ही चलाना पड़ जाए बिकॉज इट वॉज इलीगली कंस्ट्रक्टेड, या फिर उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन फ्लॉज थे, तो क्या पता उस वजह से उसका हाउस जलाने की नौबत आ गई हो. ओके, अब इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, एंड यहाँ पे बी और ए का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. यहाँ पे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि बी का घर चलेगा या फिर नहीं चलेगा. बी का खुद का ही तो घर है, वो हिज पर्सनल इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व एंड दैट इज व्हाई इट विल बिकम अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, बस आपको इसमें ये चीज समझनी ही पड़ेगी बिकॉज एग्जाम में बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं कि वेजरिंग है या फिर कंटिंजेंट है, तो एक ट्रिक आपको अपनानी ही पड़ेगी दैट यू विल हैव टू सी कि पार्टीज का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है.
यही ट्रिक है प्रीलिम्स में एग्जाम को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन 32 पे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। तो जब तक वो अनसर्टेन इवेंट होगा नहीं तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसका इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, देन इट विल बी वेरी क्लियर। A makes a contract with B to buy B's horse if A survives C. The contract cannot be enforced by law unless and until C dies in A's lifetime. यानी कि A ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया B के साथ कि मैं तेरा घोड़ा तभी लूंगा जब C जो है वो मुझसे पहले मरेगा। A says कि I will buy your house only then when C dies before me. Okay. This contract cannot be enforced until C dies in his lifetime. यानी कि अगर जब तक C नहीं मरता तब तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट उस चीज के ऊपर है कि C A से पहले मरेगा या फिर नहीं मरेगा। एंड अगर C पहले मर जाता है देन A को B का घोड़ा लेना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज बोली गई है इसके सेक्शन नंबर 32 में, that event must happen for transaction to take place. इसका सी भी हम पढ़ लेते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। A contracts to pay B a sum of money when B marries C. Okay, C dies without being married to B. अब यहां पे क्या हुआ, A ने B को बोला है कि मैं तेरे को कुछ पैसे दूंगा, पर मैं ये पैसे तेरे को तभी दूंगा जब तू सी से शादी कर लेगा। ओके, अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे क्या होता है कि सी जो है, सी बी से शादी करे बगैर ही उसकी डेथ हो जाती है। अब सी की डेथ ही हो गई है, देन बी और सी की शादी कैसे हो सकती है? तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो चुका है, बिकॉज ए अब पैसे नहीं देगा बी को, बिकॉज सी इज ऑलरेडी डेड एंड देयर इज नो स्कोप दैट बी और सी की शादी हो सकती है। ओके, लेकिन अगर इस केस में बी और सी की शादी हो जाती है, उस केस में ए को जो है बी को पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो यही है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दैट वो अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए तभी आपको पैसे मिलेंगे। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 33 के ऊपर। ये बोलता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। इसका इलस्ट्रेशन बढ़ते देन इट विल बी वेरी क्लियर। A agrees to pay B a sum of money if a certain ship does not return. The ship is sunk. अब A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि A B को कुछ पैसे देगा अगर एक शिप जो है वापस नहीं आएगी, एक सर्टेन शिप जो है अगर वापस नहीं आएगी तो A जो है B को पैसे देगा। अब जैसे ही वो शिप डूब जाती है तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो शिप वापस अब कभी भी नहीं आएगी, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। एंड दैट इज वाई अब जो है इस मोमेंट पे जैसे वो शिप डूब जाती है उसी मोमेंट पे ए को बी को पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल नाउ दैट वो शिप वापस आएगी अब। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 34 के ऊपर। इसको हम रीड करते हैं पहले। इफ द इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, द इवेंट shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should do so at within any definite time or otherwise then under further contingencies. इसका हम इलस्ट्रेशन बढ़ते हैं तो उसके बाद हम इसको एग्जामिन करते हैं कि क्या बोल रहे हैं। A agrees to pay B a sum of money if B marries C. यानी A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि A will pay B some money अगर B और C की शादी हो जाती है। अब क्या होता है उसके बाद, C मैरीज D। होता क्या है कि C और D की शादी हो जाती है। इस केस में अब हम एक नॉर्मल पर्सन नहीं मानेगा कि B और C की शादी हो ही नहीं सकती है,
बिकॉज नाउ सी एंड डी आर मैरिड, तो बी की एन सी की शादी कैसे हो सकती है? ये तभी हो सकती है अगर सपोज सी एंड डी का डाइवोर्स हो जाता है या फिर डी मर जाता है, उसके बाद ही जो है बी और सी की शादी हो सकती है। बट ये कब होगा, कैसे होगा, इस चीज के बारे में किसी को भी अब आइडिया नहीं है। 10 साल भी हो सकता है, 20 साल बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है सीओडी की जो मैरिज है उसको खत्म होने का। और दैट इज वाई कोर्ट जो है इतना आगे तक नहीं जाएगा। एंड जैसे ही बी और सी सॉरी जैसे ही सी और डी की शादी हो जाती है, उस टाइम हम मान लेंगे कि बी और सी की शादी अब नहीं हो सकती है। इट इज जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस कि हम इतना दूर तक इतना 10-20 साल तक वेट नहीं कर सकते कि सी और डी की शादी कब टूटेगी एंड कब फिर बी और सी शादी करेंगे। एंड दैट इज वाई जैसे ही सी और डी की शादी होगी इस केस में, उस टाइम हम मान लेंगे दैट बी और सी की शादी अब इम्पॉसिबल है। एंड उसी टाइम ए को बी को कोई पैसे देने की जरूरत अब नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। तो यही चीज हमारा सेक्शन नंबर 34 बोलता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 35 के ऊपर। सेक्शन नंबर 35 एक सिंपल सी बात बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए विल पे बी ₹1000 अगर बी की जो शिप है वो 1 साल के अंदर आ जाती है। तो यानी कि पैसे तभी मिलेंगे बी को जब उसकी शिप 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे एक फिक्स टाइम गिवन है। फिक्स टाइम क्या है? 1 साल का। अब अगर 1 साल के अंदर अंदर वो शिप आ जाती है तब ए जो है बी को पैसे दे देगा। लेकिन ये चीज पता लगती है विद इन 1 ईयर ओनली कि वो शिप डूब गई है। अब कोई चांस नहीं है कि वो शिप वापस आ सकती है 1 साल के अंदर अंदर। तो जैसे ही वो शिप डूब जाएगी उस टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ओके लेकिन एक और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज सेम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, दैट ए 1000 रुपए देगा बी को अगर उसकी शिप जो है वो 1 साल के अंदर वापस नहीं आती है। इफ बीज शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 1 ईयर। अब सपोज 1 साल के अंदर अंदर उसकी शिप ऐसा पता लगता है कि वो शिप डूब गई है, उस टाइम पे ए को बी को 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ओके लेकिन जब 1 साल खत्म हो जाता है उसके बाद तक भी शिप वापस नहीं आती है, देन ए को कोई बी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन 35 ऑलमोस्ट सिमिलर बातों के बारे में बात करता है जो हम लोग ऊपर वाले सेक्शन से पढ़ा था 31 से लेकर 34 तक। लेकिन बस इसमें एक डिफरेंस है कि सेक्शन 35 में एक स्पेसिफाइड टाइम मेंशन्ड है। ओके बस इसी अगर हमको प्रीलिम्स में ये चीज आ गई कि सपोज सेक्शन 35 की सिचुएशन दे देंगे, 1 साल वाली सिचुएशन दे देंगे आपको और पूछेंगे सेक्शन 31 से 35 के बीच कौन से सेक्शन में लाई करेगा, तो आपको वही देखना है कि फिक्स टाइम मेंशन्ड है या फिर नहीं है। अगर फिक्स टाइम मेंशन्ड है देन सेक्शन 35 में आप उसको लेके आओगे। अब देखो आप जितने भी सेक्शन 34 में कोई फिक्स टाइम गिवन नहीं था शादी का, सपोज यहाँ पे 34 में कोई फिक्स टाइम गिवन नहीं था, 33 में भी कोई फिक्स टाइम गिवन नहीं था कि शिप कब डूबेगी यार कब शिप जो है वापस आएगी, कोई फिक्स टाइम गिवन नहीं था। सेम विद सेक्शन नंबर 32, बट 31 में भी कोई फिक्स टाइम गिवन नहीं था, और 35 में हमको एक फिक्स टाइम गिवन है। तो यही एक तरीका है कि आप प्रीलिम्स में सेक्शन 35 की सिचुएशन को जो है कैसे पता लगा सकते हो। वैसे तो डिटेल में क्वेश्चन पूछते नहीं है बट स्टिल पूछ लें, देन यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 36 पे। ये बोलता है कि एक इम्पॉसिबल इवेंट को लेकर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो शुरू से ही वॉइड है। इसके इलस्ट्रेशन से एक बार हम रीड करते हैं। A agrees to pay B ₹1000 if two straight lines should enclose a space। अब जो दो स्ट्रेट लाइन है अगर सपोज वो मिलती हैं उस केस में ए जो है बी को 1000 रुपए देगा। अब ये कॉमन सेंस है कि दो स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल चलती रहेंगी या फिर ऐसे चलेंगी या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी वे में चलेंगी,
वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। ये एक मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है, ओके। एंड इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड है शुरू से ही, बिकॉज ये इम्पॉसिबल चीज है। एक इम्पॉसिबल चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो। अब बी को हम रीड करते हैं। ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज इफ बी विल मैरी एज डॉटर। यानी कि ए बी को पैसे देगा 1000 रुपए अगर वो सी से शादी कर लेगा, इफ बी मैरी सी। अब क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम सी मरी हुई थी, सी वॉज ऑलरेडी डेड एट दैट पॉइंट। तो ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू से ही इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, एंड दैट इज वाई इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ओके।